नमस्ते मित्रों, आर्ट टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक कलाकार के एपिसोड में हम बात करेंगे भोपाल बेस्ड आर्टिस्ट उदय गोस्वामी से। मित्रों, हम सब लोगों ने उदय गोस्वामी की खूबसूरत कलाकृति, उनकी जो आर्टवर्क्स है, स्पेशली जो अंकुरन सीरीज की जो काम करते हैं, उसमें जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, हम सब उसको देखते हैं, हम उससे वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट वर्क। और आज इस डिस्कशन में, इस चर्चे में हम उदय गोस्वामी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी बिलीव्स, उनकी वैल्यूज क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो आर्ट टीवी में उदय गोस्वामी, आपका स्वागत है इसमें। थैंक यू सर। A very warm welcome to Art TV. And Uday, your paintings are brilliant. थैंक ये तो मुझे पहले कह देना चाहिए। उसमें मतलब उसमें आपकी कलाकृति में सिर्फ वो मतलब ऐसा लाइंस फॉर्म्स इतना ही नहीं है, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी संस्कार भरित है, एंड उसमें जो एक रहस्य भरित है वो, क्योंकि आपकी जो अंकुरन सीरीज, क्योंकि देखो प्रकृति जो होती है वो सबसे इतनी उसके गर्भ में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे एंड वो इतना पावरफुल है, लेकिन उतना ही मिस्टीरियस है। तो आपकी कलाकृति में वो पावर, उसकी जो मिस्ट्री आती है, वो सब बहुत खूबसूरत सुंदर तरीके से हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये आर्ट सफर शुरू कैसे हुई एंड कैसी रही है इसमें? ये तो सर अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चे तो नहीं अपने आप को पहचान पाते हैं किसी भी क्षेत्र में। माँ बाप ही या आपके दोस्त यार या आपके बुजुर्ग लोग ही आपको सबसे पहले जज करते हैं कि आप किस चीज़ में हुनर रखते हैं। तो ये पहली नज़र मेरी माँ की पड़ी थी मेरे ऊपर कि शायद मेरे अंदर कोई एक आर्टिस्ट है। तो या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मैं बदमाशों में अपने मोहल्ले में सबसे आगे गिना जाता था। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया जाए, तो बोले चलो आर्ट क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं ताकि ये फालतू टाइम दूसरे लोगों में यूज़ ना करते हुए कुछ अच्छा सीख ले। तो सबसे पहले माँ ने ही देखा था, उसके बाद उन्होंने एक कोचिंग लगवाई। एक गुरु थे हमारे झांसी में, वो हाई स्कूल और ये 12th में पेंटिंग का सब्जेक्ट हुआ करता है यूपी में, तो क्लासेस लेते थे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया और स्कूलिंग के बाद शाम को 1 घंटा मैं जाने लगा प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा चलता रहा, 1-2 साल तक करीब चलता रहा, हाई स्कूल तक। तो उस सब्जेक्ट में मेरा डिक्टेंशन भी आया था तब हाई स्कूल में। एक अकेले सब्जेक्ट में डिक्टेंशन था, अच्छा। आर्ट। और मेरे आसपास काफ़ी लोग बैठे थे जिनको नहीं आता था पेंटिंग बनाना। फ्रेंड सर्कल में उन सबको मैंने हेल्प किया, उनके नंबर मेरे से अच्छे आए। ओके। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर दीदी का हाथ भी अच्छा था, वो भी लैंडस्केप वगैरह, कैरिकेचर, कॉपी करना ये सब करती थी। तो एक इंस्पिरेशन भी मिली उनसे, कई तरह के क्राफ्ट वो सीखते थे। तो मुझे भी लगता था कि शायद एक्स्ट्रा में मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो एक पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करी। तो डायरेक्टली सीधे ऑयल कलर से ही शुरू किया था। अच्छा। हाँ, उसमें भी सिर्फ सारे यूरोपियन पेंटिंग्स को कॉपी करना, लैंडस्केप को कॉपी करना, फिगरेटिव जो भी पुराने टाइम के पेंटिंग्स हैं। तो मजा आता था। 2 साल मैंने करीब किया, तो 2 साल में मुझे ऑयल को चलाना आ गया था, ऑयल चलाते कैसे, और उससे टेक्सचर्स कैसे लेते हैं, मिक्सिंग क्या होती है। सबसे अहम बात उन दिनों जो मैंने सीखी थी वो था कलर्स का बनाना। एक दूसरे को मिला के हम कलर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था। ट्यूब में जो बेसिक कलर आते थे वही कलर मालूम थे, अब उनसे क्या कैसे बनाना है ये तो कुछ जानकारी थी नहीं। तो भगवान ने एक अच्छा गुण मेरे को ये दिया है कि मेरा सिक्स सेंस इतना अच्छा काम करता है
कि गुरुजी जब पैलेट पे मिक्सिंग करते थे तो मेरी नज़र उनके हाथ पे रहती थी कि ये कलर बना कैसे रहे हैं, और वो 2 साल में मेरे दिमाग में ऐसा सेट हो गया कि वो आज तक सेट है। यहाँ से शुरुआत हुई, फिर इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए सोचा गया कि क्या किया जाए। तो क्लासमेट सारे, कोई बीएससी, कोई एमबीए, कोई कुछ, तो पीछे पीछे मैं भी चला गया बीए करने, कुछ समझ में आया नहीं। तो बीए में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया सारे सब्जेक्ट में। तो किसी न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में पढ़ा मैंने कि कला में अपना भविष्य बनाइए। उसमें कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, बड़ौदा, शांति निकेतन मुंबई, ये चारों पांचों बेस्ट कॉलेज के नाम दिए हुए थे। और क्वालिफिकेशन थी उसमें, क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, 12th+। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने तुरंत आसपास सर्च किया कि आर्ट कॉलेज कहाँ पर है मेरे घर के आसपास, क्योंकि मम्मी उतना दूर तो भेजती नहीं। तो पता चला ग्वालियर में ही, झांसी से 100 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाता है। तो मैंने एडमिशन ले लिया, और जितने भी पेंटिंग मैंने स्कूल टाइम में बनाए थे रियलिस्टिक यूरोपियन, सारे उठा के ले गया इंटरव्यू में। वो बोले कि तुम कॉलेज क्यों आ गए, तुम तो वैसे ही इतना कुछ बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, पढ़ना है इसके बारे में। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया इस तरीके से, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया। तो कंपोजिशन में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा शुरू से ही। फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर तक मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही किए, मैं किसी एक दिशा में कभी नहीं गया। कभी मुझे ग्राफिक अच्छा लग रहा है, कभी मुझे वाटर कलर अच्छा लग रहा है, कभी मुझे कंपोजिशन अच्छे लग रहा है, कभी कैलीग्राफी अच्छी लग रही है, कभी कार्टून बनाना अच्छा लग रहा है। और किसी एक मीडियम में मैंने कभी काम नहीं किया, मैं हमेशा से ही कितने सारे मीडियम होते हैं मैं सबको यूज करके देखता था, इनके क्या रिजल्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई तकनीक ढूंढने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टूल्स हैं, जो आपके पेंटिंग में यूज होने वाले मटेरियल हैं, वो आपके फितरत के साथ कैसे बैठते हैं, उनको बिठाना रहता है। अगर हमें चारकोल में काम करना है तो उसकी हैंडलिंग क्या है, ऑयल में करना है तो उसकी हैंडलिंग आपके व्यवहार से वो कैसे मैच खाती है। तो मुझे बहुत मजा आता था, ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल, पीओपी और टेक्सचर वाइट, एक्रिलिक कलर, सभी चीज मैंने गड़बड़ करके कुछ ना कुछ बना के मास्टर्स तक मैं ये सब करता रहा। उसके बाद फिर 2000 में मास्टर्स खत्म करके मैं भारत भवन आके ग्राफिक स्टूडियो ज्वाइन किया। तब यूसुफ जी वहाँ पे डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनके अंडर 1 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग ली, और तब से मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। एंड तब से भोपाल में ही बेस हुआ? हाँ, मैं 2009 से भोपाल में हूँ, लगभग 13 साल हो गए मेरे को फ्रीलांस। उदय, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आपने बताया कि मीडियम जो चूज करना होता है तो आर्टिस्ट को ये देखना होता है कि उसकी फितरत क्या है, उसकी फितरत कौन से मीडियम में बैठती है, या कौन सी मीडियम उसकी फितरत को सूट होती है, और उसके हिसाब से काम करे तो कलाकृति की रचना जो होती है वो मतलब बहुत नेचुरल आता है, आपके अकॉर्डिंग किया, बहुत ईमानदार आता है, मतलब आपका कैसे व्यक्तित्व है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत अपने अनुभव बताओ ना, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसा मैं काफी लोगों को ऐसा देखता हूँ कि वो मीडियम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, लेकिन उनके पर्सनालिटी, उनके फितरत से कितना मैच होता नहीं होता है वो पता नहीं। एक्चुअली ये होता है सर, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि वो मीडियम्स को जज नहीं कर पाते हैं और जबरदस्ती उस मीडियम के साथ काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो उस आर्टिस्ट को खुद को जानना होता है कि वो क्या है, और वो क्या है, और प्रकृति में उससे मिलता जुलता क्या है। ऐसा कौन सा मीडियम, नेचर या कंपनी आपको बना के दे रही है जो आपके व्यवहार के साथ सूट करती है। आप सॉफ्ट हो, आप हार्ड हो, या आप में पेशेंस है या नहीं है, या आप क्विक रिजल्ट चाहते हो या आप टाइम दे सकते हो, कैसा आप इंतजार करने लायक हो कि नहीं, आपकी मानसिकता उस मीडियम को लेके क्या है। जैसे मैंने ऑयल में शुरू किया तो ऑयल को तो 2-2 4-4 दिन सूखना छोड़ना पड़ता है। तो उसके भी सब्स्टिट्यूट है कि आपको उसको जल्दी सुखाना है तो कैसे कर सकते हैं। फिर जब कॉलेज आया तो पेंसिल, पोस्टर कलर, ड्राई पेस्टल, ऑयल कलर, प्रिंट मेकिंग की इंक है, बहुत सारे मीडियम है। तो उनको यूज करने से पता चला
कि वाटर कलर का क्या ट्रीटमेंट है, वो कितना समय लेता है, उसके रिजल्ट क्या है, एक्रिलिक का क्या टाइमिंग है, वो कितना रिजल्ट लेता है, उसका इफेक्ट क्या है, पेंसिल का क्या इफेक्ट है, या दूसरे हम अदर कोई मीडियम चूज कर रहे हैं तो उसकी फितरत क्या है। तो ये हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है मीडियम, कि हम जिस प्रोडक्ट को, जिस मटेरियल को या जिस मीडियम को यूज कर रहे हैं वो आपके व्यवहार से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। और लास्ट वही होता है कि जो आपका व्यवहार होता है उसी मीडियम को आप टच करते हो, अदरवाइज वो साइड में पड़ा रहेगा। तो फिर जब नया नया भोपाल आया तो एक्रिलिक से पाला पड़ा। अब सिंपल एक एक्रिलिक में काम करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं तो सभी तरह के मीडियम यूज करके काम कर रहा था। तो फिर मैंने पेन यूज करना शुरू किया, पेंसिल यूज करना शुरू करी, मैंने पेपर चिपकाना शुरू किया, फिर मैंने ड्राई पेस्टल यूज करे। तो ऐसे ऐसे करते हुए आज ये है कि सर मेरे पेंटिंग में लगभग 10 मीडियम यूज होता है, तब जाके वो एक पेंटिंग रेडी होता है। तो उसमें एक्रिलिक है, इंक है, ड्राई पेस्टल है, पेन है। मुझे वो बताते हैं कि मैं अपने काम को सहूलियत से कहाँ पे फिनिश करके छोड़ सकता हूँ। वही अगर मैं प्रॉपर सिर्फ एक एक्रिलिक में करूँ पूरा पेंटिंग ए टू जेड, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आज मेरे 10 मीडियम यूज करने से आता है। हो सकता है उसके लिए मुझे वापस से ABCD पढ़नी पड़े, तो वो तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तो अब जो मैंने अपना लिया है वो मेरे साथ मटेरियल इतना खुश है और मैं उसके साथ इतना खुश हूँ कि हमारे बीच में भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक आर्टिस्ट को ये समझ होनी चाहिए कि वो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ही अपने मटेरियल को चूज करे और उसमें काम करे। अगर किसी मार्बल काटने वाले आर्टिस्ट को आप बोलो कि वो वुड में काट दे या दूसरे किसी सॉफ्ट चीज में काट दे, तो उसको तो मजा ही नहीं आएगा उसमें, और वो बात भी नहीं आएगी जो वो मार्बल में लेके आता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल। नहीं, मैंने इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि मैं जानना चाहता, क्योंकि बहुत सारे वर्क या मतलब मैक्सिमम सारे वर्क्स को मैं बहुत मिक्स मीडिया, बहुत मीडियाज के इस्तेमाल को देखता हूँ। तो मैं हमेशा ये सोचता था, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, इवन मिक्स मीडिया भी किया तो शायद एक दो मीडिया के साथ काम करता है, बट व्हेन आई सी योर आर्ट वर्क्स उसमें मुझे 2 से ज्यादा दी। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि हर मीडिया की, हर मीडियम की अपनी एक खुद की व्यक्तित्व होती है, एंड वो उस व्यक्तित्व को हमारे साथ कलाकार की मैच होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगी। बिल्कुल। इवन ब्रश भी, फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे ऐसा, मैं छोटे छोटे पतले ब्रश से मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाँ। बड़े ब्रश, बड़े मतलब स्ट्रोक्स अगर देखोगे ऐसा, इवन यू नो काफी सारे ऐसा स्ट्रांग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व के साथ ही जाता है शायद, क्योंकि वो वेरी सेंसिटिव माइनर काम मुझसे होता नहीं है ऐसा। बट खैर, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें। योर सब्जेक्ट ऑफ वर्क, योर बॉडी ऑफ वर्क, स्पेशली अभी जो अंकुरन सीरीज कर रहे हो उसमें कितना फलवत वाला सब्जेक्ट है, वो कॉन्सेप्ट है। एंड मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी उसकी आइडियोलॉजी या उसकी उसकी थॉट के बारे में धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अंकुरन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा विस्तृत हमें बताओ। ये मैं भी बाद सर में का बाद में आता हूँ। ये भी सर प्रकृति से ही मिला हुआ एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो वो जानबूझ के एक चेयर पे बैठ के, कमरे में बैठ के कोई थॉट प्रोसेस तो नहीं सोच सकता। वो अगर सोच रहा है तो मतलब वो कुछ देख रहा है, कहीं से देख के आ रहा है, कुछ उसको प्रभावित कर रहा है। तो वही अपने साथ था कि भारत भवन आने के बाद लाइफ बहुत बदल गई थी। जो कॉलेज टाइम की जो लाइफ थी और जो भारत भवन की लाइफ थी, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ मैं सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक काम कर रहा हूँ, तकरीबन 12-13 घंटे पेंटिंग कर रहा हूँ। और नेचर के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। आप सुबह 4 बजे उठना है, आपके पास 2 घंटे हैं, तो आप भारत भवन का कैंपस घूम रहे हैं, या पीछे पूरा जंगल है, लेक है, वो घूम रहे हैं। शाम को आप फ्री हुए तो शाम को आप कल्चर इवेंट देख रहे हैं, कभी डांस हो रहा है, कभी पोइट्री हो रही है, कभी नाटक हो रहा है। तो उस भारत भवन की लाइफ ने इतना मतलब रिलैक्स कर दिया दिमाग को कि छोटी छोटी चीजें कैच होने लगी कि प्रकृति है क्या, नेचर क्या है, हम पैदा कैसे हुए,
या हमारे आगे भी जो पैदा हो रहे हैं वो कैसे हुए, ये जंगल क्यों है, ये पानी क्यों है, ये हवा क्यों है, ऐसे सवाल मन में आने लगे। या मैं खुद ही शॉक्ड हो गया। मैं बार बार अपने गुरु के पास जाऊं कि सर ये क्यों बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। तो बोले आईना देखो। आईना देखो तो आईने में तो मैं खुद ही दिखूंगा ना। तो बोले खुद को ही तो देखना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको खुद को खोजना है अपने अंदर। आपको पेंटिंग में कुछ नहीं खोजना है, पहले आप अपने आप को खोज लो, आप पेंटिंग में अपने आप आ जाएगा वो जो आपको। तो मैंने कोशिश करना शुरू किया। तो बहुत सारे बी हाइव वहाँ पे लगे हुए हैं भारत भवन के आसपास। तो सुबह शाम दोपहर दिन भर देखने को मिलता था वो, कि सुबह की पहली लाइट में क्या दिखता है, या तेज रोशनी में उसका क्या इम्पैक्ट है, या अंधेरे में उसका क्या इम्पैक्ट है, या जब वो नेकेड है तब उसका क्या इम्पैक्ट है, या जब उस पर बी बैठी हुई है तब क्या इम्पैक्ट है, बारिश में कैसा दिख रहा है, ठंड में कैसा दिख रहा है। तो वो जहन में ऐसा बस गया था कि फिर एक पेंटिंग मैंने ऐसी बनाई कि मैंने खुद को ऐसे योग करते हुए बनाया था, और उसको चेहरे की जगह बी हाइव लगा दिया था। तो यूसुफ सर ने उसको देखा सबसे पहले। तो उन्होंने जज किया कि ये बी हाइव को तुम यहाँ से निकालो और इस पे काम शुरू करो। तकरीबन 1 साल तक मैं उसके पीछे पड़ा रहा, बहुत सारे काम किए बी हाइव को लेके। फिर खुद ही बोर होने लगा कि ये सब हो क्या रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है काम। कई सारी चर्चाएं हुई, गुरु से बैठे, बात करी, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। तो सबसे आसान तरीका यही होता है सर कि एक आर्टिस्ट को सबसे पहले अपने आप को खोजना चाहिए, ना कि किसी और चीज को खोजना चाहिए। अगर आपने अपनी आत्मा को झांक लिया, उसको देख लिया, तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आपके कैनवास पे अपने आप ही दिखने लगता है। अब वो प्रकृति से मुझे बी हाइव का छत्ता क्यों नजर में आया, क्यों दिखा, या मैं उसको देख के इतना अट्रैक्ट क्यों हो गया, तो ये भी मेरे को तभी मालूम चला। आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, वही प्रकृति में निहित है कहीं ना कहीं, सेम टू सेम है, बस उसको पहचानना होता है। तब कहीं जाके कोई एक विजिटर आया, मेरे काम देख रहा था, तो यूं ही एक सवाल पूछा कि मधुमक्खी के छत्ते क्यों बनाते हो। तो मेरा रिप्लाई था, मैं बहुत स्वीट हूँ। उस दिन पहली बार मेरे को कोई एक जवाब मिला मेरे लिए कि मैं बी आर्ट क्यों बना रहा हूँ। फिर मैंने अपने कैरेक्टर को झांका एक बार कि मैं तो वाकई में मैं बहुत स्वीट पर्सन हूँ, मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। वो सब क्वालिटीज जो एक बी हाइव में होती है, मैं लोगों को साथ लेके चलता हूँ। जो बी हाइव में यूनिटी होती है मक्खियों में एक दूसरे के प्रति ना, उनका जो स्पेशल स्पेस होता है ग्रेविटी के अपोजिट लटका हुआ एक बी हाइव बनाना, उसका वो बेस कैसे तैयार कर रहे हैं, उनका आर्किटेक्ट देखो आप। तो वो सारे, और उनका सबसे बड़ी उनकी मेहनत, एक एक फूल पे जाके पराग लेके आना है, फिर उसको वहां पे इकट्ठा करना है। तो ये सारी चीजें जब उसकी क्वालिटीज को मैंने कंपेयर किया अपने आप से, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सही जा रहा हूँ। इस तरीके से वो काम आगे बढ़ता गया, शुरू होता गया, और वो कब छत्ता दूसरी चीजों में कन्वर्ट होता गया, वो सब समय के साथ होता चला गया। फिर जब अंकुरन की सीरीज आई, तो उन दिनों एक अलग ही रोमांस में था मैं, जब मैं इंडिविजुअल अपने स्टूडियो में काम करता था। कई सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, बात होती थी, कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आते थे, मैं कईयों के स्टूडियो जाता था, सीनियर्स आते थे, तो बहुत अच्छे टॉक होते थे। तो जब इस अंकुरन की शुरुआत करी थी, तो तब मैंने एक सिंपल पराग बनाया था बस, और कुछ नहीं। उसमें कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इमेज अभी। उसमें पराग में बीच में आप देखेंगे कुछ पतले पतले से ऐसे स्टिक्स होते हैं, जिस पे वो मधुमक्खी बैठ हाँ, के या बिल्कुल। वो वहां से पराग चुराती है, और दूसरे फूलों के साथ पॉलिनेशन होता है उनके पैरों के थ्रू, वो जो डस्ट होती है। तो वो दो पेंटिंग मैंने बनाए थे। और फिर मुझे लगा कि पराग अकेला क्यों बना रहा हूँ, मैं पूरा फूल बना के देखता हूँ, या पूरा झाड़ बना के देखता हूँ, या पूरा बीज बना के देखता हूँ। तो ऐसे उस अंकुरन की शुरुआत हुई, और शुरुआती दौर में तकरीबन मैंने 5 काम किए थे, छोटे छोटे 2 बाई 2 के, और वो बेहतरीन 5 काम निकले थे। फिर उसको लेके प्रोसेस आगे बढ़ती गई, थॉट आगे बढ़ता गया, और तकरीबन 11 साल तक मैं उसके साथ काम करता रहा।
तो इस तरीके से उस अंकुरण की शुरुआत हुई थी। और फिर उसमें मुझे समझ में आने लगा कि जर्मिनेशन है क्या, पुनर्जन्म है क्या, चीजें जन्म कैसे लेती हैं। वो एक रहस्य, जैसा आपने ही बताया कि धरती के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि शायद साइंस जानती है उतना, हमें तो नहीं मालूम कि कौन से फर्टिलाइजर हैं या कौन से विटामिन हैं, क्या है, या भगवान ने ऐसा, एनर्जी ने ऐसा क्यों बनाया कि जन्म या तो मिट्टी से होगा या कोख से होगा। ये एक रहस्य है। और ये जादू समझने में जो मजा है ना, वो मुझे नहीं लगता फिर मेरे लिए दूसरे किसी चीज में है, कि एक्चुअली जादू है क्या, जो दिख तो है नहीं रहा लेकिन कुछ अंदर घट रहा है। तो वो जो जादू है सर, वो मैं अपने पेंटिंग में दिखाने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरा पेंटिंग वो जादू दिखे, जो मैं ये सोच रहा हूँ, जो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आखिर एक बीज हमने मिट्टी में दबाया और सुबह उसमें से एक अंकुरण आता है, कैसे, क्यों, उस क्या बिल्कुल। हुआ होगा उस बीज के अंदर। तो मजेदार है ये सब। तो बस यहीं से शुरुआत है। एंड उसकी एक बहुत बड़ी मजे की बात यह है कि उसमें जवाब, आई मीन उस मिस्ट्री की कोई ठीक तरह से जवाब मिलती भी नहीं है, एंड उसके सवाल भी खत्म नहीं होते। मतलब ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसलिए तो सर 11 साल हो गए अभी तक कर ही रहा हूँ। इट्स लाइक वो कभी खत्म नहीं होगी उसकी। एंड उसकी जो मिस्ट्री है, गर्भ गर्भ में से एक अंकुर को निकालना, वो गर्भ चाहे धरती हो या एक दिमाग भी हो, एक दिमाग में से एक आइडिया का अंकुरन निकलता है बाहर, वो भी एक एक ये एग्जैक्टली, एक बिल्कुल। दिल में एक सोच, एक बात निकले, तब दिल भी एक गर्भ बन जाता है कि एक बात निकली वहां से, हम्म। एक एक इच्छा हुई हमें उसमें, वहां से भी निकल। तो मैं जब गर्भ शब्द इस्तेमाल करता हूं तो उन सारे चीजों को समाहित करता हूं जहां से हम कुछ निकले बाहर, एक नई अंकुरन निकले, मतलब एक प्राकृतिक है वो, वेरी, धरती हो, एंड उसमें एक बहुत सुंदर की उसमें द पावर, उसकी जो ताकत है वो उसकी रहस्य में है, दैट मिस्ट्री उसमें। आपकी पेंटिंग्स में ये दोनों चीजें, मतलब उसकी ताकत एंड उसकी रहस्य, दोनों बहुत सुंदर तरीके से उभर के आती है। कोशिश करता हूँ। एंड उस ताकत की एक और विशेषता ये है कि वो जितनी ताकतवर है उतना ही कोमल है। हाँ, मतलब ये पैराडॉक्स है। क्योंकि सर एक ये फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है ना, वो हार्ड तो हो ही नहीं सकता। उसमें कोमलता तो रखनी ही है आपको, क्योंकि फेमिनिज्म जहाँ है वहाँ कोमलता तो है ही। बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ आप इस फेमिनिज्म को रख लीजिए, दूसरी तरफ प्रकृति, पूरी प्रकृति, तो दोनों हाँ बैलेंस हाँ है। हाँ, प्रकृति है वो। तो वो सॉफ्टनेस तो लाजमी है कि वो आएगी ही। बहुत सुंदर, मतलब तो आपकी कलाकृति में वो ताकत, वो कोमलता एंड उसमें रहस्य था, तीनों बहुत सुंदर भरे आते हैं, एंड वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल यू डू इट उसमें। एंड कुछ पेंटिंग्स मैं जब देखता हूं उसमें एक सेंसुअल, मतलब एक इरोटिक फ्लेवर भी आती है उसमें। तो आपकी कलाकृति में, आपकी जब आप इस अंकुरन विषय को ढूंढते हैं तो क्या उस रहस्य को ढूंढते जाते हैं, या उसमें जो इरोटिक फ्लेवर है उसमें उसमें उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं? हाउ डू यू डू दैट, व्हाट डू यू डू दैट? एग्जैक्टली सर। हाँ, ये भी एक प्राकृतिक ही देन है, मनुष्य हो या जीव हो या पेड़ पौधे हो, सबके अंदर वो उस पावर ने, उस भगवान ने पहले से ही फिट करके ही भेजा है कि आप उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे ही। आप, आजकल ट्रेंड बदल रहा है कि मेल मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, या दूसरी भी चीजें हो रही हैं, और गवर्नमेंट उन सब चीजों को अप्रूव भी करते जा रहा है। आने वाला भविष्य का है पता नहीं, लेकिन अभी हम जो भगवान ने बना के भेजा था वैसे ही है। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको महिला मित्र की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनका बिल्कुल। सौंदर्य, उनकी बनावट, वो सब चीजों को मैंने उठा के, और उसमें मेरे को वही सब बीज वगैरह ही समझ में आए। क्योंकि आप देखो ना, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो परवरिश के लिए स्तनपानी करता है,
ऐसा तो है नहीं कि माँ उसको पैदा होते ही पानी पिलाती है या बाजार से दूध ला के पिलाती है। तो बिल्कुल भगवान ने आखिर बना के दिया है ना वो चीज, जो जमीन एक बीज को दे रही है वो एक महिला अपने बच्चे को दे रही है। बिल्कुल। फिर उसके पैदा होने का स्पेस, कि वो पैदा कहाँ से हो रहा है, वो बीज कहाँ जाके अंकुरित होगा, वो एक स्पेस। तो सेम थिंग है, आप जमीन में एक बीज गाड़ो या एक महिला के अंदर एक बीज जाता है, पनपते दोनों अपने प्रोसेस से ही है। बिल्कुल इसलिए वो एरोटिक इम्पैक्ट काम में आया कि मैंने उनमें उस थॉट प्रोसेस को देखा और उनको बनाने की कोशिश करी। एक अगर स्तन है तो वो एक बीज का फॉर्म है, अगर एक योनि है तो वो उसके गर्भगृह का एक रास्ता है। इस तरीके से फिर वो आने लगे और आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो जब तक मैं इस सोच से निकल नहीं जाता है या संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं उस बारे में काम करता रहूँगा। लेकिन ये इन 3-4 एलिमेंट से भी ऊपर, उससे भी ज्यादा, उससे भी परे, फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि पेंटिंग में बहुत ताकत है, उतना ही कोमलता है उसमें, रहस्य है, एक सेंसुअल, ये 3-4 एलिमेंट तो है उसमें दिखता है। लेकिन उसके परे, उसके ऊपर भी एक और चीज बहुत सूक्ष्मता की बात आती है उसमें, वो है दृष्टिकोण, एक विजन, एक दृष्टि की। मैं ये क्यों इसको टैली करता हूं, मतलब मैं अपनी बात बोलता हूं उसमें। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राचीन गुरुकुल सिस्टम हुआ करती थी एजुकेशन की, वो तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा वो नेचर के साथ ही, प्रकृति में, मतलब वो कोई स्कूल बिल्डिंग में नहीं हुआ करती थी, वो तो सीधा जंगल में कहीं, तो इसमें तो पेड़ पौधों के बीच में, हवा पानी नदी के किनारे, ऐसे ही, मतलब प्रकृति को आप कितना प्रैक्टिकली देखो। एंड गुरुकुल सिस्टम में एक परीक्षा की एक सिस्टम ऐसी हुआ करती थी, जहाँ पे विद्यार्थी को बुलाया जाता है, बोलता है कि इसमें हाथ में एक बीज रख देते हैं एंड पूछते हैं कि बेटा क्या दिखता है तेरे को। तो विद्यार्थी एक जब देखता है उसे, बोलता है कि गुरुजी ये तो बीज दिखता है। बोलता है ठीक है, तू फेल हो गया बेटा, और 6 महीने जा, थोड़ा घूम फिर के आ जा, सीख के आ जा। दूसरे बार भी देखता है, बोलता है एक बी रख दिया, बोलते है कि क्या दिखता है, बोलते हैं बीज दिखता है। बोलते बेटा तू फेल है, तू जा दे। मतलब जब तक वो लड़का ये ना देखे कि गुरुजी इस एक बीज है, लेकिन इस बीज के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है हाँ, भविष्य। मतलब वो एजुकेशन सिस्टम हमारी गुरुकुल की ऐसी थी कि जब तक सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ वो दृश्य, वो विजन, कि एक छोटी सी बीज कल एक बड़ी वृक्ष बन जाएगी, उसकी विजन जब तक नहीं है तब तक एजुकेशन परिपूर्ण नहीं है। तो तुम्हारे वो पेंटिंग को जब भी देखता हूं मुझे ये कथा याद आती है, क्योंकि उसमें दिखने को तो बीज दिखता है, लेकिन क्या उस बीज में से, वो अंकुरन में से एक बहुत बड़ी वृक्ष की ओर जाने की पूरी उसे। सो तुम्हारे इस पेंटिंग के इस 3-4 अंश जो दिखता है, लेकिन उससे भी परे ऊपर जो दिखता है ना, दैट इज दैट विजन, कि ये आगे जाके कहां तक जाएगी। तो ये हमेशा इतना पॉजिटिव और इतना फर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल बोलते हैं ना हम, जैसे कि फलवत बोलते हैं उसमें, यू नो। सपोज वो पेंटिंग रोज जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक भविष्य की एक बहुत बड़ी सुंदर वृक्ष है, बहुत बड़ी सुंदर कॉन्सेप्ट है ऐसा। मतलब तो उसके बारे में कभी कुछ सोचा है, कभी कुछ अनुभव, क्या क्या व्हाट डू यू थिंक, अनुभव क्या है? शुरू से ही गुड लक रहा कि इतने अच्छे टीचर्स मिले कॉलेज में, स्कूल में। जैसे स्कूलिंग में मुझे हिंदी वाली एक टीचर बहुत अच्छे से उन्होंने हिंदी साहित्य समझाया मेरे को। उस टाइम पे तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैं अट्रैक्ट हुआ था हिंदी की तरफ, साहित्य की तरफ। गद्य और काव्य दोनों पढ़े थे मैंने। तो उसमें जो भी हमारे पुराने लोग हैं उनको पढ़ा, उनके पोइट्रीज, उनके थॉट। आगे बढ़े कॉलेज में आए तो एक हमारे बहुत अच्छे जानकार प्रिंट मेकर थे, स्कल्पटर हैं, अभी रिटायर्ड हो गए कॉलेज से, श्री रामनाथ शंकवार। उनके साथ मेरा गहरा लगाव था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने मेरे को बहुत जल्दी देख लिया था और मेरे को समझ गए थे कि इसके अंदर वो विस्फोट है और इसको मुझे तैयार करना है। तो वो एक तरह से पूरा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर ही था उनका, कि इसको कैसे तैयार करा जाए। तो संयोजन क्या है, सबसे पहले मैंने उनसे ही जाना था कि संयोजन क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा सिक्स सेंस बहुत तेज काम करता है शुरू से ही, पता नहीं क्यों। मुझे कोई एक चीज़ एक बार बता दी जाए या एक बार मैं देख लूँ तो
लोड हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे ही जब स्कूल से निकला, कॉलेज से निकला, बीच में फिर ब्रजमोहन आर्य सर मिले कॉलेज में, उनका सानिध्य मिला, फिर अपर्णा अनिल सर और मैम मिले, उनका गाइडेंस मिला, फिर भोपाल आया तो यूसुफ सर मिले, अखिलेश जी मिले, रॉबिन डेविड सर मिले, इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना और उन सबके अपने पर्सनल अनुभव रहे कि अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे कितने दूर देखना है। वो सब दृष्टिकोण दिमाग में ऐसे तरीके से बैठे हुए हैं। और शायद मुझे ये भी मालूम है कि इतने समय बाद, जो भी आपने बोला ना कि वो अंकुरन का वृक्ष बड़ा वृक्ष कब बनेगा, तो शायद वो भी मुझे मालूम है कि कितने टाइम बाद वो आएगा। तो ये आपके आसपास के माहौल से बहुत फर्क पड़ता है आपके देखने पर। सही बात। मतलब डेफिनेटली वो सिक्स्थ सेंस तो है आप में, क्योंकि अगर वो सिक्स्थ सेंस, आई मीन वो सिक्स्थ सेंस तो ऐसे कहते हैं, बट बेसिकली वो सबकॉन्शियस माइंड से जो एक हाँ विजन आती है, एक दृष्टि, मतलब एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो कहते हैं कि अंदर की आवाज, हाँ। जो वो जब तक इतना अगर स्ट्रांग ना हो तो ये कॉन्सेप्ट और ये कलाकृति बनती ही नहीं है। बाकी सर आपका फील्ड में कितना अनुभव है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ तो उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, उसमें यही बात अगर आप मेरे से 10 साल पहले करते तो बात अलग थी, दूसरी बात होती, काम भी दूसरे होते, और शायद हमारी बात भी ना हो रही होती। तो ये 15 साल का अनुभव है, उस पर भी डिपेंड करता है। तुम्हारे व्यक्तित्व का एक चीज मुझे तुम्हारे पेंटिंग में जरूर दिखाई देता है, मुझे वो है कि यू आर अ साइलेंट पर्सन, और दिमाग में, दिल में क्या बात सोच चलती रहती है उसकी वो बहुत आवाज पे होती है, लेकिन आवाज मतलब बात कम बहुत करते हैं लेकिन सोच बहुत तेज चलती रहती है। तो वो बात डेफिनेटली पेंटिंग में भी वो दिखाई देता है कि ये बहुत ही एक स्थिर माइंड के साथ एक आगे चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन एक मौन है। मौन बाहर से है लेकिन अंदर बहुत अंदर चलता सवाल है। जवाब चलते रहता है, ऐसा बहुत एग्जैक्टली। बातें चलती रहती है तो हाँ, अपने ऐसा आप से। होता है सर, जब मैं काम शुरू करता हूँ ना तो मुझे उसका फाइनल स्टेज पहले ही दिख जाता है, ये कैसी बनेगी। बहुत सुंदर। तो बीच का जो हमारे बीच का जो प्रोसेस होता है बस वो लेबरिंग वाला होता है, जो हैंडवर्क करना है आपको, उसके साथ मैनुअल काम करना है। इमेज तो दिमाग में पहले ही आ जाती है कि क्या बनने वाला है। या नहीं, ये बात बहुत सही कहा आपने, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना रियली बहुत मुश्किल है। हम्म, जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत सबसे आसान है, ना ना ना, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको बिना कुछ रियलिस्टिक फॉर्म से आपको एक बहुत रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को बताना होता है हम्म, ना। ये डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसे नहीं, एंड स्पेशली मुझे ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ये लगता है, हमारे जो भारतीय शास्त्र है वो चाहे सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो ऐसा ही रहस्यपूर्ण भरित है लेकिन फलवत है। हम्म, मतलब आप अगर एक एक आप उपनिषद बोलो, वेदास बोलो, आप कोई भी श्लोक बोलिए, कोई भी सब कुछ में एक एक ज्ञान हो, बोध हो या एक विजडम हो, उसकी एक अंकुर निकलती ही रहती है हमेशा, एंड वो खत्म नहीं होती है कभी, हम्म, ऐसा। तो जितना गहरा सोच और थिंकिंग के साथ हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक है हमारे, तो एब्स्ट्रैक्शन मेरे को, मैं इसके लिए कहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन हमारी जितनी आध्यात्मिक में है उतना तो कहीं और भी नहीं है। बिल्कुल। मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि जब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए पाश्चात्य की रेफरेंस दी जाती है, मुझे हमेशा लगता है कि क्यों क्यों अभी वो हमारे जो शास्त्रों में है या हमारे आध्यात्मिक विरासत खजाना में जितना एब्स्ट्रैक्शन है उतना तो कहीं पे भी नहीं है उसमें। सही बात है। क्योंकि उसमें एक बहुत विशेष ध्वनि होती है, हम्म, जैसे कि कहता है कि काव्य में एक ध्वनि होनी चाहिए, या ऐसे उसी तरह कलाकृति में भी वो उसको एक बहुत उत्कृष्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होने के लिए भी उसकी एक ध्वनि बननी चाहिए। एक प्योर कलाकार में ये गुण पाए जाते हैं। अगर वो प्योर
आर्टिस्ट है तो पेंटिंग के अलावा भी उसमें कई सारे आर्टिस्टिक गुण होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप समाज से बहुत अलग टाइप के पर्सन हो जाते हैं जब आप एक आर्ट फील्ड में हैं। आप पेंटर हैं या पोएट हैं या डांसर हैं, आपका उठना बैठना बोलना हर चीज़ का लहजा अलग होता है। तो एक पेंटर या एक स्कल्पटर में या एक कलाकार में अपने प्रोफेशन के अलावा भी बहुत सारे गुण होते ही हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो सकते। वो लिखता भी होगा, वो फोटोग्राफी करता होगा, या वो प्लांटेशन गार्डनिंग करता होगा, या वो एक अच्छा कुक होगा, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अदर गुण उसमें होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई है जो ये सब चीजें अपने साथ लेके चल रहा है, तो ये बेईमान तो नहीं है अपने काम के प्रति। बिल्कुल सही बात, सही। इसी अंकुरन सीरीज में, इसमें और आगे क्या करना चाहते हो? मतलब कहाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स, कैसे करना चाहते हो? अभी कुछ रिसेंट काम किए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले जो पत्ते आ रहे थे, बीज अंकुरित होने से जो पत्ते निकलते थे, वो अभी बंद हो गए, अभी फूल आ रहा है। अच्छा। हाँ, और काम की परत भी बदल गई है। पहले एक लेयर में आप काम देखते थे सामने रखा हुआ, अब उसमें 2-3 लेयर हो गए। आप आगे भी एक फॉर्म देखेंगे, बीच में एक फॉर्म देखेंगे, पीछे एक फॉर्म देखेंगे। कंटिन्यूअसली काम तो चल ही रहा है सर, वो कहाँ ले जाता है वो तो काम ही बता सकता है। बिल्कुल। योर वाइफ ऑल्सो इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। एकता इज योर वाइफ, मुझसे बात किया सर हूँ। इन सब चीजों का इंस्पिरेशन तो वही है सबसे पहले तो। क्या बात है। जी जी। क्योंकि एकता की सोच और एकता की कलाकृति दोनों में भी दे आर ऑल्सो लाइक बहुत डेप्थ के साथ बहुत पावरफुल है वो, राइट। तो मतलब उसमें बहुत सोच है, चिंतन है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है, ये सवाल तो मैंने एकता से भी पूछा था कि दोनों मियाँ बीवी इतने चिंतन के साथ रहते हैं तो कैसा लगता है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या क्या, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज क्या होती है, इंटरेक्शन क्या होती है, एंड दोनों एक ही इतने गहरे चिंतन में होते हैं अपने अपने कलाकृति में। क्योंकि एकता's composition and visual language is totally different from what is yours, ऐसा। तो ये दो, नो डाउट वो चिंतन एक ही होती रहेगी दोनों की, लेकिन दोनों की आउटपुट एक्सप्रेशन अलग अलग है उसमें। तो कैसी कैसी होती है वो इंटरेक्शन, कैसी होती है? दोनों के साथ सर यही है कि वो अपने चिंतन में, मैं अपने चिंतन में हूँ। जब कभी हम बात करने बैठते हैं तो बात कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि दो एक्सपर्ट हैं। किसी एक की राय या किसी एक की बात तो कंप्लीटली सामने वाले को एक्सेप्ट करनी है, तो वैसा नहीं हो पाता है, बात बीच में रह जाती है। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी है, जो भी बात है, वो मुझे तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं उसको कंप्लीटली एग्री होने के लिए, और मेरे बात से वो तैयार नहीं। तो कई बार बीच बातें आधी रह जाती हैं। कई बार होता है कि कोई एक चुप रहता है, तब पूरी बात कंप्लीट होती है। और बाकी एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं है, दोनों के इंडिविजुअल स्टूडियो हैं, तो दोनों अपने अपनी दुनिया में रहते हैं, और जब गृहस्थी और घर की बात आती है तब साथ हो लेते हैं। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा इसमें क्योंकि एकता की कॉम्पोजिशन जब मैं देखता हूँ, कलाकृति देखता हूँ, उसमें स्पेस एलिमेंट या एकदम ब्रह्मांड की एलिमेंट ज्यादा है पूरा इसमें। whereas when I see your composition, ये पूरा धरती प्रकृति से निकली, मतलब ये जमीन और आसमान की दो स्पेस में। तो मुझे, लेकिन दोनों में इक्वली, अभी आप स्पेस एलिमेंट को पकड़ो या अर्थ एलिमेंट को पकड़ो, इसमें दोनों में भी वो मिस्ट्री एलिमेंट सेम है। मतलब बहुत कुछ, मतलब उसमें खोजना, उसमें अंदर जाना बहुत, लेकिन दे आर टू डिफरेंट और अपोजिट पोल्स पे है उसमें। तो मतलब आपकी जब सोच चिंतन हो या उसके बारे में एक आइडिया कंसेप्चुअलाइज करना हो, वो दोनों की अप्रोच अलग अलग हो जाती है। एक धरती के अंदर घुस जाएगा तो एक स्पेस के ऊपर। तो हमेशा इसलिए मुझे ये हमेशा इंटरेस्टिंग बात रहती थी कि अगर दो कलाकार वो भी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मिले
तो उनकी इंटरेक्शन कैसी होती रहेगी? बहुत बढ़िया। नहीं, सपोज ये मैं अगर सी फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट कपल है, लेकिन वो कोई रियलिस्टिक करता रहेगा, कोई फिगरेटिव करता रहेगा, इसमें द वाइफ फिगरेटिव करती है, हस्बैंड लैंडस्केप करता रहता है, ऐसा सब इसमें, उसमें उतना नहीं आता क्योंकि वो स्किलफुल काम है ऐसा इसमें। लेकिन यहाँ पे ये स्किलफुल से भी ज्यादा ये पहला चिंतन होता है एंड उस चिंतन की रिप्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। तो ये हमेशा मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी रहता है कि इन दोनों की इंटरेक्शन हुई तो कैसे होगी। सर ईश्वर ने जब मिलाया कुछ सोच समझ के ही मिलाया होगा कि धरती आसमान को एक करना है। हमने तो कहानियां सुनी है कि धरती आसमान कभी मिल नहीं पाए थे, बट यहाँ कलयुग में मिल गए। हाँ हाँ, नहीं बहुत सुंदर है बात। आई मीन मैं सिर्फ आर्टिस्टिक इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई सी फॉर मी एज एक कलाकार के रूप में जब देखता हूँ तो मैं आप दोनों को एक इंडिविजुअलिस्टिक कलाकार की तरह देखता हूँ इसमें। तो एक कलाकार ऐसा है जो धरती की मिस्ट्रीज को निकाल रहा है, खोज रहा है। एक्चुअली सर और उसने भी लंबा टाइम, हम दोनों ने ही लंबा टाइम इंडिविजुअल गुजारा है। मैंने भोपाल में गुजारा, उसने अपने घर पे गुजारा है, तो काफी टाइम रहता था। मैं चीजों को देखते हुए अपना टाइम एक्सपेंड किया, महसूस करते हुए नेचर को या पानी को या हवा को। उसने अपने अंदर झांकने से अपना पूरा टाइम गुजारा अपने काम के लिए। तो चीजें कब उसके अंदर से वो पूरे प्रोसेस तक पहुंच गई कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, या इंसान क्यों है, या पावर क्या है, या ग्रह क्या है, स्पेस क्या है, हवा क्या है, ये सब चीजें उस चिंतन जो 14-15 साल का उसको टाइम मिला इंडिविजुअल बैठ के काम करने में, उस दौरान उसने ये सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करी। तो दोनों का इंडिविजुअल कुछ अपने आप ही डेवलप हो रहा था, उसका उसके साथ, मेरा मेरे साथ। हम एक तो अभी हुए हैं, कुछ साल हुए हैं, लेकिन उससे पहले तो हम एक दूसरे के अंदर तो जिंदा हमेशा ही रहे हैं। 14-15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट एक साथ रह के काम करना अभी कुछ एक आध साल से ही हुआ है। बहुत तो सुंदर। अब चीजें और भी बदल गई हैं। अब जो चीजें रुकावट थी वो खत्म हो गई, तो अब काम में और भी नई चीजें भी आ रही हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, काम में अब फूल खिल रहे हैं। तो अब आगे जाके और क्या होता है देखते हैं। तो ये एक परिवर्तन है सर, जब आप किसी को अपने साथ चाहते हो और वो आपके साथ है, तो फिर बाकी क्या अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं। सही बात। इसमें यूजुअली कैनवस की साइज क्या होती है, मतलब किस साइज की कैनवस के साथ आप फ्रीली खेल के अपना आइडियाज को प्रस्तुत कर सकते तो फ्रीली तो मैं किसी भी कैनवास के साथ नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत सदा हुआ काम है। अगर ब्रश 19-20 भी हिलता है तो वो काम में आप 1 मिनट में पकड़ लोगे कि यहाँ पे इसका हाथ हिल गया, यहाँ पे इसका पैन हिल गया। तो बहुत सदा हुआ काम है। तो उतना बड़ा काम मैं कर सकता हूँ जिसको मैं हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि मेरा ब्रशिंग का काम तो ना के बराबर है। अब जो सरफेस देखते हैं बस उसमें ब्रशिंग है, बाकी सब काम तो टेक्निकल और मैनुअल है। तो फॉर्म के अंदर जो कलर अप्लाई होते हैं सब वाटर कलर की तरह फ्लो होता है। अब उस फ्लो को इतने बड़े 5x5 के कैनवास पे वाटर कलर का फ्लो हैंडल करना आसान नहीं है। तो मैक्सिमम 5x5 6x6 तक आसानी से हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरे आइडिया लगाने पड़ते हैं। सही बात। तो छोटे काम बहुत आसानी से चलते हैं, 3x3 तक तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि काम कर रहा हूँ। मुश्किल जो आती है वो 4x4 के बाद से, क्योंकि आपको उतना बड़ा कैनवास हाथ में उठा के उसको वाटर कलर को ऐसे फ्लो करना है, हिलाना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बहुत सही, बहुत सही। बिना स्ट्रेचर के स्ट्रेच करे हुए मेरे से काम होता नहीं है। लोग, कई सारे लोग होते हैं रोल करके जमीन में बिछा के करते हैं, तो वो सब ना एकता से होता है ना मेरे से होता है। तो हमारे स्ट्रेच्ड ही काम होता है। सही, बहुत सही है। मैं हमेशा कहता हूँ भोपाल की मिट्टी में कुछ तो विशेषता है यार। हाँ वो सर है। क्योंकि मैं बहुत, इतने कलाकार, इतनी सोच, इतनी चिंतन होती है। मैं लास्ट टाइम आई थिंक हेमंत के साथ जब बात कर रहा था तो मैं बोला भोपाल, भोपाल की मिट्टी में कुछ है यार।
माहौल से फर्क पड़ता है कि आप सर किस तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सही बात। अगर यही कंपनी मेरी गलत होती, जो मेरे को डिमोटिवेट करते या काम के प्रति पीछे हटने को बोलते कि नौकरी कर ले, दूसरा कोई काम देख ले, तो आज मेरी कहानी कुछ और होती। लेकिन मैं चला उनके साथ जो इस रास्ते कफन बांध के आए थे कि बस यहीं चलना है और कोई रास्ता है ही नहीं। तो उसमें इतने अच्छे सीनियर्स हैं भोपाल में जो पूरा 40 साल दे दिए आर्ट को, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके फिर मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, 15 ही साल हुए अभी काम करते हुए, अभी तो बहुत लंबा ट्रेवल करना है। बाकी एक्सेप्टेशन तो कुछ है नहीं कि फील्ड लौटा के क्या देगी क्या नहीं देगी, बस ये है कि जो जीवन है मरने तक वो ऐसा होना चाहिए कि आनंद से भरा हो पूरा। कभी ऐसा महसूस ना हो कि एक ये दिन बर्बाद हो गया और इसमें हम कुछ नहीं कर पाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उदय में हम डेफिनेटली आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर बहुत सुंदर सीरीज ये करे। उसमें हम दोबारा से फिर से मिलेंगे, फिर से एक नए मुलाकात के साथ इसमें। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वक्त दिया हमारे को, आधा पौना घंटा हो गया इसमें। आप बात कर रहे थे अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज के बारे में, एंड इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट। थैंक यू सर। या दोस्तों, फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट यू एंजॉयड दिस डिस्कशन विद उदय गोस्वामी, and do let us know what you think about this. Do like, share, comment, and subscribe our TV. And thank you very much for being here. Uday Goswami, thank you very much for being with us. Thank you. It was nice talking to you.